Hello students, good morning. In previous lecture, I told you about simple pendulum. Simple pendulum. Just 2 मिनट रिवीजन कर लो इस बात का. ये स्ट्रिंग मास m, when we oscillate this pendulum, which is called simple pendulum, then time period of this simple pendulum is 2 pi under root L by G. Time period means कल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था आपको. टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय दिस पेंडुलम to complete one cycle, to complete one rotation, and if we take length 1 meter of this simple pendulum, then time period of this simple pendulum is 2 seconds, and that's why this simple pendulum of length 1 meter having time 2 seconds is called second pendulum. बेटा एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी पेंडुलम सेकंड पेंडुलम नहीं कहलाता कि भाई किसी भी पेंडुलम को सेकंड पेंडुलम बोल दो. सेकंड पेंडुलम इज ए नेम गिवन टू ए स्पेशली दैट सिंपल पेंडुलम whose length of string is 1 meter and whose time period is 2 seconds. Just next we have to define 1 second. 1 second. So 1 second is the time taken by a second pendulum, taken by a second pendulum whose length L 1 meter, time period 2 seconds. So 1 second is the time taken by a second pendulum between its two extreme position, between its two extreme position. बस बेटा ये ध्यान रखना है. देख ये पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम, इस पोजीशन को इसकी मीन पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन. और जब हम इसको इन दो पोजीशन के बीच में ऑक्सीलेट करवाते हैं तो ये ए और बी, इन दोनों पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं. एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन. ए टू बी, टाइम टेकन बाय दिस सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर फ्रॉम ए टू बी, मतलब बिटवीन इट्स टू एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का टाइम जो ये लेता है दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड. ये आपको अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए, बहुत काम आएगी लास्ट यूनिट में भी जब हम सिंपल पेंडुलम करेंगे. और मल्टीपल चॉइस में तो खूब आते हैं इसके क्वेश्चन कि कौन सा पेंडुलम सेकंड पेंडुलम होता है, सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी है, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है. और दूसरी बात, जो पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं वो भी इन पेंडुलम के टाइम पीरियड पे ही काम करती हैं. बेटा नेक्स्ट 1 सेकंड की सेकंड डेफिनेशन, 1 सेकंड की दूसरी डेफिनेशन. तो सिंपल सी बात है भाई, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है. टाइम टेकन बाय आवर अर्थ to complete one rotation about its own axis
is called one day, or simply one day, or we can say one solar day. Thus 1 second is the 1 by 24 60 into 60 times of 1 day, and 1 day is the 1 day, और ब्रैकेट में लिख दो सोलर डे is the time taken by our earth to complete one rotation about its own axis, देखो जो हमने पहली डेफिनेशन की थी जिसमें हमने 2 पाई अंडर रूट L बाई जी लिया था, उस डेफिनेशन को क्यों रिजेक्ट किया? सिंपल सी बात है, कोई पूछ लेता है व्हाई वी रिजेक्ट दैट डेफिनेशन, तो हम कह देंगे कि भाई वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाइट पे अलग है, अर्थ की सरफेस पे अलग है, पोल पे अलग है, इक्वेटर पे अलग है, बाद में करेंगे। वैल्यू ऑफ जी गोइंग ऑन चेंजिंग। सेकंड, लेंथ ऑफ द पेंडुलम आल्सो इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है टेम्परेचर की वजह से किसी की भी लेंथ चेंज हो सकती है, तो इसको हमने रिजेक्ट करके, पर लर्न करनी है वो, इसको रिजेक्ट करके 1 सेकेंड डिफाइन किया कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें 60 मिनट, उसमें 60 सेकेंड, एक दिन के दिस मच टाइम्स का मतलब बेटा प्रोडक्ट इज द इतने टाइम्स ऑफ 1 डे, एंड 1 डे और सोलर डे इज द टाइम टेकन बाय आवर अर्थ टू कंप्लीट one rotation about its own axis. I think this is clear to you. Third, जो accurate definition हमने ली उसमें बेटा बस एक ध्यान रखना है, भाई हर एक चीज ज्यादा डिटेल दी हुई है बुक में, उसकी जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ये कहना है कि भाई हमने एक सीजियम एटम होता है, सीजियम 133, वो 133 का सीजियम एटम लिया, वो अपनी ग्राउंड पोजीशन में, ग्राउंड स्टेट में वाइब्रेट करेगा। उसके वाइब्रेशन के ये नाम याद, ये वैल्यू याद करनी है। अरे मोबाइल का नंबर भी तो याद करते हो, 631.770। ये तो है भाई सिंपली, इसको लिख के मैथमेटिकली याद कर लेना है। सीजियम 133 ग्राउंड स्टेट, इतने वाइब्रेशन करने में जो उसे टाइम लगता है दैट इज 1 सेकेंड। So 1 second is the time taken by cesium 133 atom in ground state। अरे अपनी लैंग्वेज में भाई, in ground state, time taken by cesium atom in ground state in 9192631.707 vibration, oscillation। एक ही बात है,
भाई टेम्परेचर की वजह से ये एटम ऐसे ऑक्सीलेट करता है, तो हम एटॉमिक क्लॉक्स में इसी का यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब गेम्स होते हैं, एशियन गेम या ओलंपिक्स गेम, उसमें हम सेकंड का भी 100वां हिस्सा मापते हैं। मतलब अगर किसी ने कोई रेस कंप्लीट की 2.01 सेकंड में, तो सेकंड का 100वां हिस्सा माप लेते हैं। सेकंड के 100वें हिस्से तक हम रीड कर सकते हैं एटॉमिक क्लॉक से। उसकी हेल्प से हमने 1 सेकंड को डिफाइन कर लिया बेटा। ये कल मैंने आपको तीन डेफिनेशन लेंथ की, 2 डेफिनेशन किलोग्राम की, 3 डेफिनेशन मीटर की, 2 डेफिनेशन किलोग्राम की। आज आपको मैंने बताई 3 डेफिनेशन टाइम की। टाइम फिर वही है, 3 डेफिनेशन सेकंड की। सेकंड जो टाइम की यूनिट है। नेक्स्ट जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है, क्वांटिटी है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। और उस इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बेटा इसकी डेफिनेशन +2 में आएगी। अब +1 में कोई आपसे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा। +2 में 1 एम्पियर की डेफिनेशन आएगी मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। इसलिए यहां तो आपको सिर्फ इसे क्रैम करना है। देखो एक सेकेंड, ये 2 वायर हैं, 2 वायर, इन दोनों वायर में करंट है और वो करंट ले लिया हमने 1 एम्पियर दोनों में। इन वायर की लेंथ है इन्फिनिटी, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। और ये दोनों वायर रखी है वैक्यूम में दोनों वायर। और इनके बीच में जो फोर्स लगती है, जो ये इस पे और ये इस पे फोर्स लगाएगी, वो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर फोर्स एग्जर्ट करेगी। ये मैंने आपको एक डायग्राम बना के बता दिया। इस डायग्राम की हेल्प से आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना है। सॉरी बेटा, एक बार और सुनो। 2 वायर, इन्फिनिटी लेंथ, negligible area of cross section, placed at a distance 1 meter apart in vacuum, and they exert a force of this much Newton on each other। एक बार और सुनो, इनके बीच में इससे अलग भी फोर्स हो सकती है अगर हम इन करंट को बदल दें तो, पर हमें तो 1 एम्पियर डिफाइन करना है। और जब इन दोनों वायर में 1 एम्पियर का करंट हो तो इनके दोनों के बीच में इतनी फोर्स होती है। अरे ये डायग्राम बना के अलग से, यही डायग्राम आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे रहा है। लिख देंगे बाद में, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। 1 एम्पियर is that much current which when flowing in 2 parallel wires of negligible length of infinite length placed at a 1 meter in vacuum exert a force of this much on each other। 1 ampere is that much current, 1 ampere is that current या that much current which when
अपनी लैंग्वेज में बेटा, विच व्हेन फ्लोइंग इनटू टू पैरेलल वायर्स ऑफ infinite length and negligible area of cross section, placed 1 meter apart in vacuum, 1 meter apart in vacuum। ये और प्रॉब्लम है, अगर ये वैक्यूम नहीं लिखोगे तो इनके बीच की फोर्स बदल जाएगी। That much current which when flowing in two parallel wires of infinite length having negligible area of cross section placed 1 meter apart in vacuum exert a force of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर on each other। बेटा ये देखो, बुराई तो कुछ नहीं है, मैंने कहा है आपको कि भाई ये पूरा कंप्लीट टॉपिक +2 में आएगा कि इनके बीच में इतनी फोर्स कैसे होती है, उसमें है फॉर्मूला फोर्स का। पर यहां भी थोड़ा सा एफर्ट्स करोगे तो मैंने कोई अलग से थोड़ी कोई बात बताई, जस्ट ये तो बताया, 2 वायर 1 मीटर का डिस्टेंस, पूरी इन्फिनिटी लेंथ, बहुत पतली, अगर दोनों वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे तो उनके बीच में फोर्स 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर आएगी। उनके बीच की फोर्स आएगी -7 न्यूटन पर मीटर। कब? जब वो दोनों वायर एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे वैक्यूम में रख दी जाए और एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितनी लगाएंगी? फोर्स 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। बस बेटा, उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सी थी बताओ, इलेक्ट्रिक करंट से नेक्स्ट कौन सी है? केल्विन। 1 केल्विन किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की। 1 केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हमें पता है भाई, हमने जो टेम्परेचर की यूनिट्स की हैं वो की है सेल्सियस, फारेनहाइट, ये की है हमने टेम्परेचर की यूनिट्स। पर केल्विन को इसमें भी एक बार अलग से सुन लो। देख, जो वाटर है, वाटर, उसका एक ट्रिपल पॉइंट आता है, याद करना बेटा सारा। अभी तो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है जिस पे तीनों के तीनों फेस को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वेपर, वाटर, लिक्विड वाटर एंड आइस। तीन ही तो है ना पानी के फेस, वेपर्स, वाटर और आइस। ये तीनों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे को एग्जिस्ट करते हैं और उस टेम्परेचर को वाटर का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये 3 है ना ट्रिपल पॉइंट, और उस ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू 273.16 होती है केल्विन में। बस ये छोटी सी बात बताओ, इसे दोबारा एक्सप्लेन करो। नहीं, एक बार और सुनो बेटा। वाटर के ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू
273.16 केल्विन है। इस ट्रिपल पॉइंट वाटर, इसे वाटर का ट्रिपल पॉइंट इसलिए कहते हैं कि इस टेम्परेचर पे ये तीनों फेस को एग्जिस्ट करते हैं, तीनों फेस को एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए हम ये लिख देते हैं 1 केल्विन इज द 1.273.16 fraction of the टेम्परेचर। थर्मोडाइनमिकल टेम्परेचर लिखा हुआ है बुक वाले ने, कोई टेंशन नहीं। 1 केल्विन इज द दिस मच फ्रैक्शन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बस इस बात से आपको दो चीजें पता चली कि भाई वाटर का ट्रिपल पॉइंट किसे बोलते हैं, इतने केल्विन को। क्यों कहते हैं ट्रिपल पॉइंट? के उस पे वेपर, वाटर और आइस तीनों को एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इसे 1 केल्विन बोल दिया। 1 केल्विन इज द टेम्परेचर, 1 Kelvin is the temperature which is 1 Kelvin is the temperature which is this much fraction of the temperature of ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बेटा ठीक है, 1 Kelvin is the temperature which is 1.273.16 fraction of the temperature of ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। हर एक में मैंने पहले आपको डेफिनेशन के लिए अलग से एक टेबल बना के भाई अलग से एक छोटा सा डायग्राम बना के उसको बता दिया कि भाई इसे लर्न करो और फिर उससे थ्योरेटिकली उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है बेटा, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, 3 फंडामेंटल तो हो ही गई थी, मास, लेंथ और टाइम। अब रह गए हमारे दो, एक स्टीरेडियन, सॉरी रह गए दो, एक तो कंडेला। कंडेला किसकी यूनिट है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की। अब इसकी डेफिनेशन देखो बेटा, इसमें भी वही बात। पहले तो ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है। ये सोर्स कितने एंगल में रेडिएशन एमिट करेगा? ये सोर्स कितने एंगल में रेडिएशन एमिट करेगा आपको बता देना चाहिए। 4 पाई टी रेडियन, क्योंकि इसके चारों तरफ एक सॉलिड एंगल बनेगा ओमेगा, जिसको हम कहेंगे 4 पाई टी रेडियन, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। हाउ मच एंगल इज 1 रेडियन। एक तो ये लेना है बेटा कि ये एक वो ले लिया एंगल जिसका 1/4 पाई में निकालेगा। एक मैंने इसकी पावर ले ली, पावर क्या यूनिट है पावर की? वाट। इसकी ये पावर ली मैंने 1/638। दूसरा, इससे जो रेडिएशन निकलेंगे उनकी ये फ्रीक्वेंसी ली, ये फ्रीक्वेंसी। बेटा ये चीजें फिक्स है ना, ये फ्रीक्वेंसी ली।
तो पर यूनिट सॉलिड एंगल में ये सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल में ये सोर्स जो एनर्जी एमिट करेगा उस एनर्जी को हम 1 कैंडेला बोलेंगे। उस सोर्स को क्या बोलेंगे? 1, उस सोर्स की ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को 1 कैंडेला बोलेंगे। ये एक बार और सुनो, जो आपको क्राइम करना है, एक सोर्स लिया, वो रेडिएशन निकालेगा 4/6 रेडियन में, उसकी पावर ले ली 1/638 वाट, उससे जो वेव रेडिएशन निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी ले ली ये 5.4 इंटू 10 की पावर 14। चलो एक चीज और मैं बता देता हूं इसके साथ, जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, कि इस फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ बनेगी वो बनेगी 555 नैनोमीटर। इसकी जो वेवलेंथ बनेगी वो बनेगी 555 नैनोमीटर। अब मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, 1 कैंडेला ऑफ is the luminous intensity. 1 candela is the luminous intensity of a source which emits wave of frequency, which emit waves of frequency या radiation of frequency 5.4 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज पर यूनिट सॉलिड एंगल, per unit solid angle having power 1/638 watt। सॉरी, मैं आपको वो नहीं लिखवा रहा बिल्कुल जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिख दी उसने। मैंने आपको हर चीज तोड़ के बताई है एक एक पॉइंट में। एक सोर्स लेना है जिसकी पावर 1/638 वाट हो, वो इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव एमिट करे, इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव एमिट करे, पर यूनिट सॉलिड एंगल एमिट करे, पर यूनिट सॉलिड एंगल, तब हम उसकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को 1 कैंडेला बोलेंगे। बस 1 कैंडेला is that much luminous intensity of a source of power 1/683 watt when it emit the radiation of frequency 5.4 into 10 की पावर 14 पर यूनिट सॉलिड एंगल। आपको ये ऐसा लग रहा है कि भाई मैं आपको बेटा इन चीजों की ये मजबूरी है कि ये 7 की 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने फिक्स की हैं अपनी मर्जी से, इसलिए हमने इस सोर्स की ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को 1 कैंडेला बोला है। अब लास्ट हमारी जो क्वांटिटी है वो बची अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी का नाम तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या ली थी हमने? मोल। अब आपको मेन स्ट्रेस इस पे डालना है बेटा कि हाउ मच substance will be taken as 1 mole। अब इसमें
बहुत इजी है, केमिस्ट्री में की हुई है। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस is equal to that much amount, अपनी लैंग्वेज में बेटा, which contains 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स। खत्म बात। 1 mole of a substance is equal to that much amount of that substance which contains this much atom, या 1 mole of a substance is that in which 6.23 into 10 की पावर 23 एटम्स आर देयर। मीनिंग समझना आपको, ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरी बात, आपको केमिस्ट्री में बताया होगा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम होते हैं, जरूर बताया होगा। कार्बन 12 का एलिमेंट, उसका 12 ग्राम, उसमें एटम्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर, इसलिए अब मैं इसके रब कर रहा हूं, 1 मोल इज दैट मच सब्सटेंस which contains atoms equal to 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। ये अपनी बुक में लिखा हुआ है। जो सब्सटेंस 1 मोल होगा जिसमें कार्बन 12 के इतने किलोग्राम जितने एटम हो, which contains atoms equal to this much kilogram of atoms, that is 1 mole। इसमें जितनी भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उन सब की हमने फंडामेंटल यूनिट क्लियर कर ली। अब आज मैं आपको ये 3 चीजें और करवाऊंगा, अगर पूरी हो गई तो। पहली, सम लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ। अपनी बुक वाले ने लिख दिया सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। उसमें सबसे पहले आपको करना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब नाम ही इसका ये है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 AU से। मतलब आपको ये नहीं कहना कि ये यूनिट इसमें क्यों आ गया, नाम ही इसका ये है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, is the unit of distance, and 1 astronomical unit is equal to average distance, is equal to average distance between बुक वाले ने लिखा हुआ है
सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ कुछ नहीं फर्क पड़ता, सिंपल से, इज इक्वल टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन के और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की एवरेज वैल्यू को 1 AU बोलते हैं। सिंपल बात भाई, हमारा सन ये है, ये अर्थ इसके चारों तरफ ये घूमती है, अर्थ सन के चारों तरफ, वो बाद की बात है, पर पहले तो हम ये कहेंगे कि सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को 1 AU बोलते हैं। बस बेटा, अब जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको एक ये बात और याद करनी है, टाइम टेकन बाय लाइट, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। जो सन से अर्थ तक लाइट आती है उसमें जो टाइम लगता है दैट इज 500 सेकेंड और 6 मिनट 20 सेकेंड। ये मैंने इसलिए बता दिया कि कई बार कैलकुलेशन की क्यों प्रॉब्लम करें। टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ इज 500 सेकेंड। 1 astronomical unit is the unit of length, is the unit of length, and 1 AU is equal to average distance between sun and earth। फिर हमने ये लिखा कि टाइम टेकन बाय अर्थ टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ इज 500 सेकेंड। देन बेटा हमें पता है कि भाई डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आप ये कहो कि भाई आप तो बार बार वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल रहे हो, अरे एक ही बात है क्योंकि हम वहां डायरेक्शन नहीं ले रहे। अब इस डिस्टेंस को 1 AU लिख दो, 1 AU। स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 है लाइट की, टाइम 500 सेकेंड है। इट मींस 1 AU इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11। बेटा 8 ये 2 ये एक 1.5 वाला 10 रेज टू पावर 11 मीटर। बस आती है ये यूनिट 9th की क्लास में कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 AU। सो व्हाट इज 1 AU? 1 AU is the average distance between sun and the earth। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए आपको ये नोट करवा देता हूं। राइट डाउन value of radius of orbit of earth around sun। है तो कुछ भी नहीं। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ रेडियस of orbit of earth around sun। आंसर 1 AU। ठीक है ना बेटा? भाई सन से हमारी अर्थ जितनी दूरी पे है
उतनी दूरी का ही तो रेडियस बनाती जा रही है। इस ऑर्बिट का रेडियस 1 AU ही तो है। फॉलो कर ली होगी मेरे ख्याल से आपने ये। अब इस पूरे चक्कर में टाइम कितना लगता है? टाइम 1 ईयर। 1 ईयर, तो 1 ईयर क्या डिफाइन करोगे? 1 ईयर इज द टाइम, 1 year is the time taken by earth, 1 year is the time taken by earth to complete क्या? 1 rotation नहीं, to complete 1 revolution taken by earth to complete 1 revolution around sun. Around sun. This is called 1 year. Is the time taken by earth to complete 1 revolution around sun. अब थर्ड नोट, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड में बेटा ये मजबूरी है, इन्हें अच्छी तरह करना, ये बुक्स में नहीं है। थर्ड में एरिया, एरिया स्वैप्ड, एरिया स्वैप्ड आउट बाय अर्थ, एरिया स्वैप्ड आउट बाय अर्थ अराउंड सन इन 1 ईयर। मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता जा रहा हूं साथ साथ में, जिससे रिलेटेड जो चीज आती है कि भाई जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ 1 साल में कितना एरिया स्वैप्ड करेगी। आंसर होगा आपका पाई आर स्क्वायर, वेयर R इक्वल टू 1 AU। बेटा आ गया होगा समझ, वेयर R इक्वल टू 1 A, वेयर R इक्वल टू 1 AU एंड 1 AU इज 1.5 इंटू 10 की पावर 11। अब जल्दी से एक बार इसको रिवाइज करो। क्या बताया मैंने आपको? 1 AU is the unit of length, 1 AU is the average distance between sun and the earth, 1 AU equal to 1.5 into 10 की power 11, light taken from sun to earth time is 500 second, radius of the orbit of earth around sun is 1 AU, and area swept out by earth around sun in 1 year is pi r square। बेटा नेक्स्ट यूनिट है लाइट ईयर, नेक्स्ट यूनिट है लाइट ईयर। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये बेटा ज्यादातर बच्चों को आपको पता है। 1 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम नहीं, बस ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। 1 यूनिट, 1 लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है जैसा इसमें है। 1 लाइट ईयर ये सिंबल हो गया, इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम क्यों? मैंने आपको बता रखा है भाई, वैक्यूम ही
में यूनिट पता, वैल्यू पता है ना हमें, 3 × 10⁸ और स्पेस में वैक्यूम ही है बेटा, इंटरस्टेलर स्पेस वैक्यूम फैला हुआ है। सो सिंपल है, 1 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अगेन आप ये फॉर्मूला लिख दोगे कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। यहां आप 1 लाइट ईयर लेके स्पीड 3 × 10⁸ लेके टाइम 1 ईयर है, 1 ईयर, इसको आपको मल्टीप्लीकेशन करके लर्न करने की जरूरत नहीं है भाई कि इनकी प्रोडक्ट करके देखोगे ना, कंप्लीट इसके ऊपर जो ये 1 लाइट ईयर है इसके ऊपर आपको कंप्लीट क्रैम करना है, जो 9.46 × 10⁻15 मीटर आएगा। देख लेना यही आएगा, पर इसकी प्रोडक्ट नहीं करनी है आपको, सिंपल लर्न करना है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻15। बेटा यहां तक करके चलो, कल फिर हम इससे नेक्स्ट, कल शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेजरमेंट करेंगे। मतलब ये तो यूनिट्स की हमने सारी, फिर हम मापने के मेथड्स देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ और टाइम। ओके बेटा, थैंक्स।